मैं आप डॉक्टर राजकुमारी द्विवेदी आप सबका स्वागत करती हूँ। मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे बीच मौजूद हैं श्वेता संत, हाईकोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली। विशिष्ट वक्ता हैं डॉक्टर सतीश चंद्रा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। उसके पश्चात हमारे कुछ शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इस सत्र में आप सबका स्वागत है। विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर सतीश चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना वक्तव्य। हाँ सर बोलिए। जी हाँ, सर, मेरी जी आवाज सर, जी सर आ रही है। जी 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 सर। ओके सर्वप्रथम मैं इस संगोष्ठी के संयोजक, संरक्षक, आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। जो आज का टॉपिक है, जो आपने वेबिनार में टॉपिक रखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही चिंतनीय विषय है कि महिलाओं को आज जो वर्तमान में स्थिति है, जैसे कहा जाता है वुमेन इज ए की ऑफ ए फैमिली। महिला परिवार की एक सदस्य चाबी है जिसके बगैर उसका परिवार नहीं चल पाता। और एक बात और लिखी गई है कि वर्ल्ड कैन नेवर बी कंप्लीट विदाउट ए वुमेन। विश्व भी महिलाओं के बगैर अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड वुमेन इज ट्रीटेड एज ए वीकर सेक्शन। लेकिन एक जगह हमेशा बार बार यह बातें लिखी जाती है कि महिला एक वीकर सेक्शन है। वीकर सेक्शन में लोग रख देते हैं, लोग बात करते हैं कि आज वह अपूर्ण है, वीकर सेक्शन में आती है। वीकर सेक्शन इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर उसके लिए ना शिक्षा, बेरोजगारी, जागरूकता में कमी है। और इस कमी को दूर करने के लिए जितने भी लाभ बनाए गए, जितने भी अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को हमने 5 जनरेशन में थोड़ा रख करके इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट्स एंड रेमेडी दोनों का एक दूसरे के साथ रहना आवश्यक है। यदि किसी महिला को या व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं तो रेमेडी शुड बी मस्ट। इन राइट्स को प्राप्त करने के लिए जो हमारे विधि, जितने भी संविधान में प्रोविजन दिए गए, जितने भी अधिकारों को इंटरप्रेट किया गया, लेकिन आज वर्तमान में उन अधिकारों या विधिक अधिकारों को प्राप्त करने में एनफोर्समेंट सिस्टम जो है बहुत फेल है। 5 प्रकार के जो आज इस समय वर्तमान में हम जनरेशन की बात करते हैं कि 5G हो गया। इस तरह के अधिकारों में भी हमने 5th G देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स, सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स, थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स, फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ राइट्स। First generation of right is the civil and political rights. Civil and political rights should be must for the every person. Without civil and political rights, they have not promote to our personality. Civil and political rights में हम लोग देखते हैं कि संविधान में जो जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को संविधान के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत तो दे दिए गए, लेकिन महिलाओं को यह इन अधिकारों के बारे में अभी उतना जानकारी भी नहीं है और वह अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त करें, उसका इन्फोर्समेंट सिस्टम कहाँ से लें, यह उन्हें बताने की आवश्यकता है। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ कि यदि किसी महिला का अधिकार वायलेशन होता है तो उसे यह भी नहीं पता कि वह कहाँ जाए, किस जगह पर अपनी बातों को रखे, क्योंकि उसका जो सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट है वह हमेशा दबा दिया जाता है और उसे पता भी नहीं है कि हम अपनी बातों को कहाँ रखें। सेकेंड जनरेशन को हमने रखा है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में 3 चीजों को हम देखते हैं कि महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट, बेरोजगारी भी होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए और उनका सोशल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। लेकिन इस समय वर्तमान में ये तीनों चीज
1 या 2% ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पता है, जो अपने को यूज करती हैं। थर्ड जनरेशन में यदि देखा जाए तो सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट एंड राइट टू डेवलपमेंट शुड बी मस्ट, लेकिन वर्तमान में ये दोनों अधिकार महिला जो बहुत ही शिक्षित है उसे ही पता है और वो अपना यूज करती हैं, अन्यथा मैक्सिमम महिलाओं को ये जानकारी नहीं। फोर्थ जनरेशन में यदि देखा जाए जो अधिकारों की बात की गई है कि राइट्स अगेंस्ट इनक्योरेबल डिजीज, महिला स्वस्थ होती है, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को देखा जाता है कि वह बहुत ही स्वस्थ रहती हैं। तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाती। उन्हें जो भी सरकारी योजनाएं दी गई हैं वो उन्हें जानकारी नहीं है, या तो वो जानकारी नहीं दी जाती। उन्हें यदि अपने अधिकारों को प्राप्त करना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो थर्ड जनरेशन के अंतर्गत जितने भी डेवलपमेंट हैं उन्हें जानना चाहिए। फोर्थ जनरेशन में मैंने रखा है राइट्स अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। जैसे इस समय आप कोरोना की स्थिति हमारा देश जूझ रहा, विश्व जूझ रहा है, और हम लोगों ने देखा कि महिलाएं रोड पर भी चलती हुई दिखाई दी, या कोई गर्भवती महिला जा रही है लेकिन उसका कोई भी सहयोगी नहीं दिखा। और यह विडंबना, इस देश में संविधान है, विधि भी है, लेकिन उनके अधिकारों को भी दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा तमाम योजनाएं हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मैं उस चीज अधिकार को कहाँ प्राप्त कर सकूं। विधि या ला को दो स्तरों को हम देख सकते हैं, एक है इंटरनेशनल लॉ और एक दूसरा होता है नेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में तमाम प्रकार के कानून बनाए गए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर महिलाओं को अधिकार देने का प्रयास किया गया। यदि हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में बना था। यह डिक्लेरेशन, क्योंकि जब हमारा संविधान बना उससे पूर्व यह डिक्लेरेशन बन चुका था। यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना। यूनाइटेड नेशन ने अपने बहुत से आर्टिकलों में, जैसे मैं आर्टिकल का नाम लूं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 55, 56, 68, ये तमाम ऐसे आर्टिकल हो जिसमें स्पेशली प्रोविजंस फॉर द वुमेन प्रोटेक्शंस की बात करता है। लेकिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट था इंटरनेशनल लॉ में जो महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की बात करता है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 22। आर्टिकल 1 में जो प्रोविजंस रखा गया है कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। यदि किसी भी महिला को उसकी डिग्निटी मेंटेन नहीं होगी या उसके राइट को जब तक नहीं दिया जाएगा, तब तक वो अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकती। आर्टिकल 2 में प्रोविजंस है कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यह डिस्क्रिमिनेशन शब्द महिलाओं से जुड़ा है, जो आज भी है, जबकि हम लोग लगभग 70 साल स्वतंत्र हुए हैं भारत में और हमारा संविधान भी बनाया गया, लेकिन आज हमेशा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता रहा, चाहे समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा, जो हम लोग इसको महिलाएं हमारी फेस कर रही। आर्टिकल 22 दे आर प्रोवाइड्स टू राइट टू सोशल सिक्योरिटी। जो आपके टॉपिक में एक वर्ड है सोशल सिक्योरिटी, वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक उन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, समाज में सुरक्षा, वह सुरक्षा सरकार के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, परिवार के द्वारा उन्हें जब तक सुनिश्चित नहीं की जाएगी, उनका संपूर्ण विकास या अपने अधिकारों की बात करना या रखना असंभव। दूसरी जो कन्वेंशन एक बना, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स, जिसे सिडाओ कहते हैं, 1979 में बना। एक स्पेशल प्रोविजंस है इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल स्तर पर, जो महिलाओं के लिए दिया गया। और इसमें मैं 2-3 आर्टिकल्स केवल बात करूंगा। आर्टिकल 7 पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ फॉर द विमेन्स एंड आर्टिकल 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि महिलाओं को जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे, और एजुकेट की बात यदि हम देखें केवल क्वांटिटी नहीं है, यहाँ तमाम महिलाएं ग्रेजुएट हो गई लेकिन उनको ये पता ही है क्या हमें करना है, कहाँ जाना, क्या जानना। मस्ट एंड
थर्ड आर्टिकल्स है आर्टिकल 13 ऑफ द कन्वेंशन, जिसमें प्रोविजंस है इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न कंट्रीज। नेक्स्ट जो प्रोविजंस हम लोग देखते हैं, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जिसे 1989 में बनाया गया। यहाँ पर भी प्रोविजंस था कि जो भी महिला या बच्चे हों, जैसे विमेंस में हों, उनको भी शिक्षा के लिए प्रोविजन रखा जाए। नेक्स्ट जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये दोनों ऐसे इंटरनेशनल लॉ में प्रोविजंस रखे गए जहाँ पर महिलाओं की सोशल सिक्योरिटी, उनके एजुकेशन, उनके लेवलीहुड, उनके इक्वलिटी, ये सभी चीजें इम्पोर्टेंट है। वह हमारे देश में क्या स्थिति है? हमारे देश में सो मेनी लॉ कॉन्स्टिट्यूट बाय द लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट या गवर्नमेंट, तमाम चीजें बनाई गई, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो आज डेट है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, फ्लावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बना। फ्लावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बन गया था। हेलो लेकिन उसका जो सर प्लीज थोड़ा जल्दी। जी सर। यह जो फ्लावरी प्रोहिबिशन एक्ट बना और 1961 में सर, आज इसको यदि धरातल पर देखा जाए तो इसका कोई उपयोग नहीं है, वह डेड लॉ है, क्योंकि दहेज लेना और देना सब में महिलाओं को पता नहीं, उसका गार्जियन डिसाइड करता है। नेक्स्ट जो लॉ बनाया गया, जिसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, जहां पर महिलाओं का प्रदर्शन, जैसे टीवी हुआ, सिनेमा हुआ या कहीं पर भी जो उनके फोटो लगा दिए जाते हैं, जो उनका यूज किया जाता है, लेकिन उस महिलाओं को पता नहीं कि मेरा चाहे वो प्रचार माध्यम हो, आईपीसीसी या पीसीसी लॉ ऑफ एविडेंस में भी प्रोविजन रखे गए कि नहीं, उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। और एक एक्ट में जो वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो प्री आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, प्री कंसेप्ट ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन एक्ट, ये भी जो दोनों एक्ट्स हैं, इसका कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि महिला को इस चीजों को पता है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपनी सारगर्भित बातों से हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया। तारा शंकर जी को इनवाइट करती हूँ, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। डॉक्टर तारा शंकर जी। अभी आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ सर, हाँ बिल्कुल आ रही है, सुन पा रहे हैं। Okay, thank you so much. Thank you so much. First of all, I mean, very good afternoon to one and all. And I'm really thankful to Dr. B.R. Ambedkar Vidhi Mahavidyalaya for giving me this opportunity. Respected chair, head of the college, dear organizers, really thankful to you that you are organizing such an important and need of the hour issue. I'll go in Hindi for better understanding, I think. हम उस समाज में रहते हैं जहां पर आज भी ये मुहावरा प्रचलित है कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी के कारण हो गया और राम ने रावण को सीता के कारण कुल मिला के रामायण हुआ। हम आज भी देखते हैं कि 90% हमारे चुटकुले हों वो महिलाओं को ही केंद्रित करके उनको नीचा दिखाते हुए बनाए जाते हैं। ये बात भी सच है कि हर साल आज की डेट में भी 35 से 40 हजार महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन के दंगल में ढकेली जाती हैं। ये बात बहुत पहले की नहीं है कि जब देवदासी प्रथा था हमारे देश में, कर्नाटक में आज भी, ऐसे तो कानूनी तौर पर नहीं है लेकिन आज भी एग्जिस्ट करता है।
डोला प्रथा बिहार का कुछ लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। बहुत पुरानी बात नहीं है जब ट्रावनकोर में नीची जाति की महिलाओं को छाती का टैक्स देना पड़ता था। उनको खुले रहना पड़ता था, अगर उन्होंने ढक लिया तो उसका टैक्स देना पड़ता था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। आजादी के 70 साल हो गए, लेकिन आज की डेट में अगर क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 14% मैक्सिमम। दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम अभी 14% पर अटके हुए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की माने तो महिलाएं पूरी दुनिया का 66% कि हम कहां पर हैं, तब जबकि हमारे पास दुनिया का लगभग सबसे विस्तृत और अच्छा संविधान होते हुए भी सब तरह के राइट लगभग महिलाओं को मिले हुए हैं। उसके बावजूद 33,000 है, और ऐसा माना जाता है कि मुश्किल 5 से 10 किया जाए तो 4.5 लाख तक मामले जा सकते हैं बलात्कार के। और मैरिटल रेप आज भी यहाँ पर रेप नहीं माना जाता। इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। हम इतना भेदभाव करते हैं बेटा बेटी में कि आंकड़ों के हिसाब से अगर हम कन्या भ्रूण हत्या ना करते तो आज की डेट में 4.6 करोड़ लड़कियां और होती हमारी पॉपुलेशन में। ये पिछले 50 सालों का आंकड़ा है। हमने इतनी महिलाओं को पैदा नहीं होने दिया या मार दिया पैदा होने के कुछ साल के अंदर ही, उनको भूखा रख के। 80% गालियां स्त्री द्वेषी होती हैं। किसी इंसान को बहुत नीचा दिखाना होता तो हम उसकी माँ, बहन, बेटी सबको घसीट लाते हैं। कल हमारी कितना नॉर्मलाइज है ये सब। अब बात आती है कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस प्रेजेंट करना क्यों चुना। बहुत सारी प्रॉब्लम है, दिनों, महीनों, सालों बोला जा सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस मैंने इसलिए चुना बोलने के लिए कि डोमेस्टिक वायलेंस आज भी महिलाओं के प्रति होने वाले होता है और एक चुप्पी की संस्कृति इसके इर्द गिर्द है। और ऐसा माना जाता है कि घरों के अंदर होने वाले दर्ज होने तक पहुंचता है, और जब दर्ज ही नहीं होगा तो काहे का न्याय और किस तरह की एम्पावरमेंट की आप बात करेंगे। इसलिए भी मैं डोमेस्टिक वायलेंस महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं अपने जीवन काल 4 की रिपोर्ट कहती है, जो लेटेस्ट और इंडिया में सबसे बड़ा सर्वे है उस हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस पर देखा जाए तो। इसलिए मैंने डोमेस्टिक वायलेंस को चुना। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन के टेक्निकलिटी में ना जाएं अगर, तो यूं समझ लीजिए कि घर के अंदर महिलाओं के प्रति होने वाले किसी भी शारीरिक, लैंगिक, वर्बल यानी मौखिक, इमोशनल या फिर आर्थिक तौर पर किया गया शोषण डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में रखा। कोई परिजन किसी भी तरह की प्रॉपर्टी मांगने का उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। देखा जाए तो 1983 में ही डोमेस्टिक वायलेंस को क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। उसके पहले वो क्राइम नहीं था, वो सिविल रेमेडी के तहत किया जाता था। 83 के बाद से इसे क्रिमिनलाइज कर दिया गया, अर्थात इसके तहत पुलिस केस भी मतलब किया जा सकता है और वहां से जस्टिस खोजी जा सकती है। लेकिन ये तब तक नहीं हो पाया जब तक 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं पास। 2005 के बाद से जो एक्सटेंसिव डेफिनेशन है वहां से हमें पढ़ना चाहिए इसको कि क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम और आगे बढ़े तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ये जानना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि कितनी मात्रा में डोमेस्टिक, आपको लगता नहीं, महिलाएं बहुत सारा झूठ बोलती हैं,
33,000 बलात्कार, यानी 10 का गुणा कर दीजिए तो 3.5 लाख तो ऐसे ही हो गए, और 1 आध लाख मैरिटल रेप भी जोड़ लीजिए। ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस आप समझ लीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस के केस तो और भी, घर की इज्जत बचाने के नाम पर घर टूट ना जाए, सारे व्यवस्थाओं के चलते घरेलू हिंसा की रिपोर्टिंग भी बहुत कम होती है, और ज्यादातर घरेलू हिंसा की रिपोर्टिंग दरअसल सिविल रेमेडी के तहत आता है, महिला के पक्ष में नहीं आता। कभी बच्चे की परवरिश कैसे होगी, घर टूट जाएगा, समझौता ऐसा करवाया जाता है कि महिला फिर भी घाटे में ही रहती है, ये देखा गया है। अब मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, थोड़ा और आगे चले तो आईपीसी जो क्राइम दर्ज करता है, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स, यानी पति और रिश्तेदारों द्वारा किया गया जो घरेलू हिंसा, उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। बाहर के देशों में इसे इंटीमेट पार्टनर वायलेंस कहा जाता है, और यहाँ पर घरेलू हिंसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पति नहीं, न्यूक्लियर फैमिली है नहीं, ज्वाइंट फैमिली है, इसलिए पूरे परिवार को भी शामिल इसमें किया जाता है, कहीं से भी अपराध हो। आंकड़ा यह है कि कुल अपराधों का 32% घरेलू हिंसा होती है। महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध होते हैं उसका अकेले 32% घरेलू हिंसा के रूप में होता है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन की अगर माने तो इस कोरोना में, यानी महामारी हो, आपदा हो, घरेलू हिंसा नहीं रुक रही है। पहले हफ्ते में नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने बताया कि 53% घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं, यानी 25 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में। और अभी कल एक डेटा आया है, उसको आप देखिए, वो भी नेशनल कमीशन फॉर विमेन के हिसाब से के जरिए आया है, जो पिछले साल सितंबर के बाद सबसे ज्यादा आंकड़े जून में दर्ज किए गए हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा जो शिकायत आई है वो इमोशनल अब्यूज, यानी बातों से आप टॉर्चर, जो मानसिक प्रताड़ना होती है उसका आया। दूसरे नंबर पर है घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा मतलब मारपीट। तीसरे नंबर पर और भी तरह की चीजें आई हैं। और अगर हम आगे बढ़े तो NFHS 4 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आज भी 31% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, जो पिछले यानी 10 साल पहले ये 37% था, अब थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है, इसकी अगर डिटेलिंग में जाएं तो घर के अंदर होने वाली हिंसा का 83% हिस्सा उसके पति द्वारा किया जाता है। फिजिकल जो शारीरिक हिंसा होती है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि सास करती है, ये बात सही है, सास भी करती है, लेकिन आज भी महिलाओं के ऊपर ज्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस पुरुष द्वारा, खास करके उसके पति द्वारा होता है। और अगर सेक्सुअल वायलेंस की बात करें तो 83% मौजूदा पति और 7% पुराना पति या लवर करता है। कुल मिला के 90% सेक्सुअल जो वायलेंस होता है महिलाओं को घर के अंदर, वो उनका मौजूदा पति या फिर पुराना पति या फिर लवर के रूप में ये बातें आती हैं। अब सोचने वाली बात यह है, चिंता वाली बात यह है कि आज की डेट में भी जब सर्वे किया गया तो लगभग 50% महिलाएं और लगभग इतने ही प्रतिशत 44% पुरुष ये मानते हैं कि महिलाएं अगर अपने पति द्वारा पीटी जाती हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने जस्टिफाइड ठहराया, कहा कि हाँ सही है। तमाम लोग तमाम तरह के कारण दिए, जैसे 17% पुरुष ये मानते हैं कि अगर पत्नी कहने पर सेक्स ना करे तो उसको मारा पीटा जा सकता है, उस पर गुस्सा हुआ जा सकता है। ऐसे ही 11% पुरुष मानते हैं कि इकोनॉमिकली उसको मतलब डिप्राइव किया जा सकता, वंचित किया जा सकता अगर वो बात नहीं सुनती अथवा बिना बताए घर से बाहर चली जाती है तो। इनफैक्ट 9% पुरुष ये भी मानते हैं कि अगर वो सेक्स करने से मना करे पत्नी तो जबरन सेक्स किया जा सकता है, और इसे ही मैरिटल रेप कहा जाता है। यकीन मानिए 6 से 7% महिलाओं का, कम से कम आंकड़ा बता रहा हूँ, मैरिटल रेप होता है। चूंकि यहाँ उसे रेप माना नहीं जाता तो दर्ज ही नहीं होता, न्याय की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। अब डरावनी बात यह है कि पिछले 10 साल में ये जो परसेप्शन है कि महिलाएं मारी पीटी या सुधारी जानी चाहिए घर के अंदर, इसमें इस सोच में बदलाव बड़ा कम आया है। ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। और ऊपर से कन्विक्शन रेट बड़ा कम है। मामला अगर 100 में से 2-4 पहुंच गया कोर्ट में
तो उसमें से बामुश्किल 30 से 35% मामलों में ही न्याय मिल पाता है, यानी आरोप तय हो पाता है। कन्विक्शन रेट बहुत कम है। और जो न्याय होता भी है घरेलू हिंसा के मामले में, ज्यादातर सिविल रेमेडी के तौर पर अगर होता है तो वो न्याय भी महिला के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं आ पाता। अब चूंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। थोड़ी सी हिस्ट्री अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो बहुत से महापुरुष और भगवान टाइप के लोग आए और गए पिछले 3000 सालों के इतिहास में, लेकिन महिलाओं को एक ह्यूमन के रूप में, इंसान के रूप में जानते हैं कब बराबरी मिली? 100-125 साल पहले। 100-125 साल पहले तक दुनिया के किसी भी देश में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं था, समान काम का समान वेतन नहीं था, सिर्फ घर में रखा जाता था, कोई भी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, बच्चा कब रखें कब नहीं रखें ये भी अधिकार नहीं था। ये पिछले 100-150 साल की बात है। हम बहुत बात करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों की, पूरी सिविलाइजेशन की खराब स्थिति थी। हम इस बात को हमें सोचना चाहिए कि हम बदले नहीं, और आज आजादी के 70 साल हो गए तब भी हमें बहुत बदलाव नहीं देखने को मिला। हाँ, जहां मौका मिल रहा है महिलाएं ये साबित कर रही हैं कि वो कतई कम नहीं है। अगर ज्यादा नहीं है तो कम तो इतना भी नहीं है, इनफैक्ट ज्यादा ही साबित हो रही है। पिछले 7 सालों का बोर्ड एग्जाम का आप देख लीजिए उदाहरण, जहां भी साबित करने की बात आई को तोड़ रही है। प्लीज। जी मैम। हाँ, बस 2 मिनट और जी, बस 2 मिनट और, ठीक है। तो अब बात ये की जाए कि उसके लिए लॉ क्या बना हुआ है। लॉ हमारे यहाँ कम से कम 20-25 लॉ हैं जो बने हुए महिलाओं के लिए, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट हो, अगर शादी करने में दिक्कत आ रही है तो आप कोर्ट मैरिज जिसे कहते हैं उस सेंस में आप कर लें। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना हुआ है, इंडियन डिवोर्स एक्ट भी बना हुआ है, मैटरनिटी बेनिफिट का भी बना हुआ है, एविडेंस एक्ट बना हुआ है। रेप के मामले में अब अगर सेक्स संबंध बन चुका है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी बलात्कार के आरोपी की होगी कि उसने उसमें सहमति शामिल थी अथवा नहीं थी। तो इस तरह की चीजें, इमोरल ट्रैफिक, अगर ट्रैफिकिंग की बात आई तो भी बना हुआ है। इसके अलावा समान काम का समान वेतन है, सती वगैरह पर रोक लगाई जा चुकी है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, अगर कोई दिक्कत हो तो वहां महिलाएं संपर्क कर सकती हैं, जा सकती हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी इनहेरिटेंस लॉ की बात करें तो अब लड़कियों को 2005 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ है, अब लड़कियों को बेटियों को बेटों के बराबर ही पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। अगर ये मिलने लगे तो सच में स्थिति बहुत बदल जाएगी, लेकिन हकीकत यही है कि 100 में से 1-2 पिता ही अपनी बेटियों को बेटों के बराबर अपनी जायदाद देते हैं। चाइल्ड मैरिज पर के बाद आए सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, वर्क प्लेस रोकने के लिए, वो बहुत शानदार, हाल फिलहाल दीर्घ और शॉर्ट। एक होता है रिफॉर्म करना जो हम सब में चाहिए, यानी फैमिली, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, सरकार सब में जेंडर सेंसिटाइजेशन का पूरा प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। सब कुछ लॉ की जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉ की जानकारी होगी तो आधी प्रॉब्लम वहीं पर खत्म हो जाती है और जो सबलता जिसे कहते हैं एम्पावरमेंट आ जाती है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू द्विवेदी मैम एंड थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ताराशंकर जी। वैसे आपका विषय बहुत रुचिकर रहा है और आपकी पीएचडी भी इसी टॉपिक पे डोमेस्टिक वायलेंस पर है, लेकिन किसी कारणवश आपको ज्यादा समय नहीं दिया जा सका, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब मैं डॉक्टर श्वेता सन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। श्वेता सन जी। हेलो हेलो। हाँ मैम। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं अब सबसे पहले सॉरी फॉर डेट कि मैं बीच में टेक्निकल खामियों की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, पर अब मैं ज्वाइन कर रही हूँ। और जैसे कि आज का टॉपिक था डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन से रिलेटेड जितनी भी सोशल अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, और अभी हम जैसी महामारी कोविड-19 की सिचुएशन में हम जो चल रहे हैं, उस सिचुएशन में डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो हमारी इंडिया में नहीं
पूरे ऑल ओवर कंट्रीज में बढ़ा है। और डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट है एनसीडब्ल्यू में कोविड-19 जो हमारा 7 डेज में का जो लगा हुआ था, पहला जो हमारा ब्रेक लगा था कोविड-19 में, तो यहाँ पे एनसीडब्ल्यू में सबसे ज्यादा कंप्लेंट दाखिल हुई थी। जितनी हमारी 4 महीने में दाखिल हुई थी उससे जस्ट डबल विद इन द 7 डेज के अंतर्गत हुई थी। सभी को पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। आज हमें इस बात की जरूरत है जानना कि डोमेस्टिक वायलेंस किस किस रूप में होता है और डोमेस्टिक वायलेंस क्या फीमेल के ऊपर ही एप्लीकेबल है या मेल के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और डोमेस्टिक वायलेंस किस किस तरीके से होता है, इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो है नोड में रहता है या अदरवाइज इसमें जैसे सबको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में मारना पीटना और किक करना और किसी को गिरा देना ये सब इसके अंतर्गत आता है। लेकिन साथ ही साथ में इसमें इमोशन जो भी मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और इससे परेशानी जो है सबसे ज्यादा फैमिली को सफर करनी पड़ती है और साथ ही साथ उस महिला को सफर करनी पड़ती है। जब भी एक शादी की शुरुआत होती है तब उस समय किसी भी महिला को सब चीजें बहुत बढ़िया दिखती हैं, लेकिन उसके बाद में उसे वो एक्सक्यूजेस मिलना चालू हो जाते हैं धीरे धीरे, और उसे उस साइकोलॉजी को पढ़ने की आज के समय में बहुत जरूरत है। जैसे कि अगर हम गांव के रूरल एरियाज की बात करें और अर्बन एरियाज की बात करें, एजुकेटेड महिलाओं की बात करें या अनलिटरेट महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, अब डिपेंडेंट होती जा रही हूँ और इंडिपेंडेंट अब मैं नहीं रही हूँ। मेरी जो भी इच्छाएं हैं वो मेरी फैमिली पूरी करेगी और जो मेरे पार्टनर है वो फुलफिल करेगा। लेकिन कई बार वो जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उनके ऊपर रोक लग जाती है। कंट्रोल करने की जो हैबिट है मेल की, क्योंकि मेल का जो है वो डोमिनेटिंग नेचर अभी से नहीं, शुरुआत से चलता आया एंशियंट टाइम से। इसीलिए अब आज के समय में ये जरूरत है कि व्यक्ति को व्यक्ति के तौर पर नहीं, व्यक्तित्व के। तो पहले महिलाएं जो है वो आरोप लगा दिया करती थी क्योंकि फॉल्स एलिगेशन काफी बार लगे। एडल्ट्री का नोड आया है, लिव इन रिलेशनशिप का नोड आया है, और मेंटेनेंस की बात आई है, डॉरी हरासमेंट की बात आई है। बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं, मेल भी लगा सकते हैं, इवन फीमेल भी फेक एलिगेशन लगाती हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एलिगेशन लगते क्यों है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या चल रही है। क्या फीमेल जो है, आप जिस तरीके से मेल एक फीमेल की साइकोलॉजी को अभी तक पहचान नहीं पाया और उसके ऊपर अभी तक रिसर्च चल रही है, क्या आज का वो समय है, चाहे वो लेडी अर्बन एरिया की है या रूरल एरियाज की है, क्या वो मेल की साइकोलॉजी को पहचान रही है। साइकोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है और साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत जरूरी है, वो भी माइंड के थ्रू। उसके लिए आपको पढ़ना या लिखना जरूरी नहीं है कि आपने कितनी एजुकेशन आपको मिली है। उसके लिए ये जरूरी है कि आपको क्या क्या सरकार ने राइट्स दिए हैं। आपको वो ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वर्चुअल नोड में भी हो सकता है, क्योंकि आजकल सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी हुई है, टेक्निकल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करी हुई है। टेलीविजन पे, इंटरनेट के माध्यम से आप काफी जानकारी से अवगत हो रहे हैं। और जीरो एफआईआर की बात करें या राइट टू नो अरेस्ट की बात करें या राइट टू नॉट बीइंग कॉल टू द पुलिस स्टेशन की बात करें या डॉक्टर श्वेता संधि के बाद अब मैं सिद्धार्थ कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। और वो आए और अपना वक्तव्य दें। आवाज आ रही मैम? हेलो। हाँ सर, हाँ सर, आ रही है जी, धन्यवाद मैम। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि महाविद्यालय गिरवा बांदा द्वारा आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित विधि महाविद्यालय के प्रबंधक आदरणीय डॉक्टर बाबूलाल तिवारी सर, प्राचार्य डॉक्टर रवि प्रकाश संग्रेसी जी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राजकुमारी द्विवेदी जी, सभी सम्मानित अतिथिगण एवं विधि महाविद्यालय के अन्य शिक्षक साथी को सादर नमस्कार एवं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। मैडम, आज का विषय है महिलाओं के अधिकार और सामाजिक चेतना। मेरा इस विषय में स्पष्ट मानना है कि मौजूदा समय में लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं को कानूनी विकल्प और विधिक उपचार उपलब्ध हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे
समान वेतन की बात हो, राइट टू इक्वल पे, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, डिग्निटी के साथ, कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, वर्क प्लेस में हरेसमेंट जो होता है, अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा के संबंध में की बात कही गई है, सेक्सुअल असॉल्ट की जो महिलाएं हैं उनकी पहचान गुमनाम रखने का अधिकार, महिलाओं को फ्री लीगल एड मिलने का, रात में उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, अगर उनको कोई काल्पनिक शिकायत महसूस होती है वर्चुअल कंप्लेंट भी दर्ज करा सकती हैं वो, अगर उनके खिलाफ कोई अभद्र तरीके का व्यवहार होता है उसके लिए अपने हक के लिए वो डटी रहें, और 0 FIR। तो मेरा ये मानना है कि लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं को विधिक अधिकार उपलब्ध है। अब इसके बाद भी क्या उनकी सामाजिक स्थिति बेहतर है? तो इस विषय में मेरा मानना है कि अभी भी उनकी स्थिति बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। 90% एक आंकड़ा है विश्व स्तर का कि उसमें कहा गया कि 90% लोग अभी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि महिलाओं को उनका नहीं मिलना चाहिए अधिकार। एक वर्ग ऐसा अभी भी है जो यह मानने को तैयार नहीं है कि महिलाओं को उनको हक और सामाजिक न्याय मिले, चाहे वो भ्रूण हत्या की बात हो या अपनी मर्जी से लिए जाने वाला कोई भी फैसला हो। उन्हें अपने घर की पुरुषों की अनुमति के बगैर ऐसा करने का अवसर नहीं मिलता है। यदि पुरुषों को ये काम करना पड़े तो हमें लगता है कि उन्हें किसी भी तरीके के किसी से जानना, किसी से बूझना या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। महिलाओं की जब बात की जाती है तो कई बार विधिक उपचारों से वो इसलिए वंचित रहती हैं कि अगर वो इसके पीछे FIR कराती हैं किसी मैटर पे तो सामाजिक बदनामी हो सकती है। और सर थोड़ा अभाव है, अतः आप जी अपनी बिल्कुल बात- मैम, जी नहीं मेरी बात खत्म ही हो रही है। मुझे टेक्निकल में नहीं जानना है मैम, है क्योंकि वो सारी चीजें हम सब लोग जानते हैं। मेरा कंक्लूजन ये है कि कानून चाहे कितना ही बेहतर बने हैं, लेकिन जब तक हम अपना मानसिक स्थिति नहीं बदलेंगे, महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके अधिकारों के लिए बात नहीं करेंगे, तब तक इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और ये बात कहना बेकार है कि अगर उनको बराबरी में लाएंगे तो सामाजिक पतन या अनाचार हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम लोग खुले दिल से उनके लिए काम करें, उनको अवसर प्रदान करें। आप सबने मुझे सुना और अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने सारगर्भित बातें कही हैं। धन्यवाद मैम। आमंत्रित करती हूँ अब हम समापन सत्र का आरंभ करते हैं और अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर CN तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लॉ के पद से रिटायर हुए हैं। जी सर। हेलो। जी सर। हेलो। जी सर। जी मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है सर, आइए। थैंक यू, स्वागत है। धन्यवाद मैडम। स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा, अभी देख रहे हैं आप? हाँ ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं पंडित बाबूलाल तिवारी जी जो इस संस्था के संस्थापक हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, और इस संस्था के ब्रज महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सिंह ऋषि को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मैडम राजकुमारी जी को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने इस पेंडेमिक सिचुएशन में एक बहुत अच्छे विषय पर संगोष्ठी वेबिनार कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जैसा बताया और जैसा हम भी अखबारों के माध्यम से पढ़ते चले आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा स्थिति खराब हुई है समाज में वो घरेलू हिंसा की हुई है। घरेलू हिंसा पर अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जो अपने बातें रखी, बहुत अच्छी बातें की, और माननीय
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महोदय ने भी उस बात को रखा। जो भी अभी इस सत्र में वक्ता हमारे सामने बोले, आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि लगभग विधि संबंधी सारी बातें आपके इस वेबिनार में हो चुकी होंगी सुबह से ही, और जितना मैंने सुना उससे लगा भी। डॉक्टर सतीश चंद्रा जो मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने भी बड़ा तस्दीक से हर बात को रखा। मैं इसमें अपनी ओर से एक बात कहना चाहता हूं जो विधि जनित नहीं है, अनुभव जनित है, कि ये महिलाओं का अधिकार और उनके अधिकारों का संरक्षण, ये पूरा का पूरा मामला न तो केवल वैधानिक है, ना ही केवल संवैधानिक है, बल्कि अगर यह है कुछ तो यह सामाजिक है, पारिवारिक है और भावनात्मक है। समाज किस दृष्टि से अपने अंदर के महिलाओं को देख रहा है, परिवार किस दृष्टि से अपने माताओं, बहनों, बेटियों को देख रहा है, और माताओं, बहनों, बेटियों, पत्नी का परिवार और समाज के साथ किस प्रकार का भावनात्मक संबंध है, यह भी बहुत कुछ पूरा तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक महिलाओं के सशक्तिकरण में जिम्मेदार है। ये आदिकाल से ये बात चली आ रही है, मैं सुनने में भी आती है मेरी बातें, कि लोग एक गांव देहात में भी कहावत के रूप में कहते हैं कि रोटी और बेटी को छुपा के रखना चाहिए। एक जब कहीं विवाद होता है या किसी से मनमुटाव होता है तो भी एक बात आती है कि रोटी बेटी का संबंध नहीं है इनसे। अब यहां पर सोचने वाली बात ये हो जाती है कि हमारी जो प्राचीन काल की सोच है, अगर रोटी के साथ बेटी को जोड़ रही है तो क्या यह बेटी के अस्तित्व को इतना हल्का कर देना है? क्या रोटी के अस्तित्व को आप बहुत हल्के ढंग से देखते हैं क्या? मैं नहीं मानता। जो भी समाज है, आदिम काल में जो स्थिति रही हो, उसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कथा कहानियां हैं। रामचरितमानस का भी हमारे पास कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं कर सकते कि नहीं ये बातें हुई हैं। और जो लोग आरोप लगाते हैं, उसी रामचरितमानस पर जब आरोप लगाते हैं तो सीता के साथ के कृत्यों को तो बनावटी बता देते हैं, लेकिन सबरी के साथ के संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। खैर, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने मूल बिंदु पर आ रहा हूं कि अगर हम रोटी और बेटी को मुहावरे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे लिए बेटी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी रोटी महत्वपूर्ण है। परिवार, जो परिवार आज से 20 साल 25 साल पहले का है, उस परिवार में किसी भी बेटी से, किसी भी पत्नी से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वो हमको लाइवलीहुड की अर्निंग का स्रोत बनेगी। हम स्वतः पुरुष वर्ग उसकी जिम्मेदारी लेकर चलता था कि हमको इसका भरण पोषण, पालन पोषण बहुत सम्मानजनक तरीके से करना है। बहुत बार बातें उठती हैं कि नारियों का सम्मान नहीं है, गरिमा नहीं है। अरे नारी तो हमारे सम्मान की प्रतीक है भाई। हर परिवार के सम्मान की प्रतीक उसकी बहू बेटी है। सम्मान कैसे नहीं है? अगर नहीं है तो जिन लोगों को ये आरोप दिखाई दे रहा है, ये उनके दिमाग में नहीं। मैं बहुत कड़ी बात बोल रहा हूं। मैं कबीरदास की नगरी में रहता हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक उंगली किसी की ओर उठाते हो शिकायत की, तो 4 उंगलियां तुम्हारी ओर खुद को संकेत कर रही होती हैं कि तुम पहले अपने को देखो। मैं फिर आ रहा हूं, मैं वैधानिक और संवैधानिक बात करूंगा ही नहीं। मैं राज्य की जिम्मेदारी और दायित्व की बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि सब सारे वक्ताओं ने किया है और सबने लगभग गिनाया है कि राज्य और
समाज ने, राज्य और प्रशासन ने, राज्य और विधान ने बहुत कुछ किया है नारियों के सम्मान के लिए, नारियों के हित रक्षा के लिए, नारियों के उनके सशक्तिकरण के लिए। परिवार ने भी बहुत कुछ किया है। फिर विकृति कहां से आ रही है? विकृति आ रही है दो स्तर पर। एक तो अवसर मिलने के बाद भी बहुत सारी बेटियां उसका उपयोग करने में अक्षम हो रही हैं, या अक्षम न होते हुए भी उस अवसर का दुरुपयोग कर रही हैं। उल्टे इसके एक और प्रमाण मेरे पास है हमारे अपने विश्वविद्यालय में, कि अब बेटियों की मेरिट में टॉप करने वाली जो का प्रतिशत है वो 50 से ज्यादा जा रहा है। यानी टॉपर लिस्ट में आधे से ज्यादा बेटियां जा रही हैं। यह भी एक सिचुएशन पैदा हो रही है। लेकिन यह भी एक सिचुएशन मैं देखता हूं, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और हमारे सामने बेटे बेटी दोनों आते हैं, हम दोनों का मूल्यांकन करते हैं। तो एक तरफ या तो बहुत समर्पित बेटी है पढ़ने के प्रति, बहुत समर्पित महिला है कार्य के प्रति, उल्टे दूसरी तरफ बहुत लापरवाह बेटियां भी हैं, लापरवाह महिलाएं भी हैं कार्य के प्रति। ये दोनों बातें हैं। पुरुष समाज ऐसा नहीं है कि वो 100% समर्पित है, कार्य करने में सक्षम है, कार्य करता ही है, लेकिन प्रयास सबसे ज्यादा पुरुष वर्ग करता ही है। सशक्तिकरण का प्रयास पुरुषों ने किया है, माने या ना माने। इनको नहीं मौका मिला तो भी करते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनको अवसर नहीं मिल पा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, उनको ढकेला जा रहा है अवसर से, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, फिर भी वो जीवन यापन के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप महिला के लिए कहीं भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में आरक्षण दें तो जनरल सूची में आने वाली महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। वो ये मान के चल रही है कि हमको तो रिजर्वेशन मिला है, हम तो सफल हो जाएंगे। जो आरक्षण के पूर्व उनकी मारक क्षमता थी, मैंने पहले भी रिजल्ट देखे, पहले भी महिलाएं आई हैं कंपटीशन कम्पीट करके, सेवाओं में आई हैं, राजनीति में आई हैं, हर क्षेत्र में आई हैं, पुरुषों ने भी की हुई है। लेकिन अब जब उनको अवसर दिया जा रहा है तो उसमें आने में अपनी क्षमता नहीं दिखा पा रहे। ऐसा क्यों है? इसके पीछे 2-3 कारण लोग बताते हैं। एक तो कारण ये बता दिया जाता है सामान्य तौर पर कि उन बेटियों से घरेलू कार्य ज्यादा लिया जा रहा है, इसलिए वो सक्षम नहीं हो पा रही। मानता हूं क्योंकि ये ऐसा विषय है कि इस पर समाज शास्त्रियों को शोध करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि शोध में कोई ये बात बताता नहीं है कि अपनी बेटी से कितना काम लिया जाता है। जब आप प्रश्न करेंगे तो हर पिता अपने को इतना आदर्श पिता प्रस्तुत करेगा, हर माँ इतना आदर्श माँ प्रस्तुत करेगी अपने को कि वो कहेगी बेटी से मैं कुछ करती नहीं, कराती नहीं, छूने नहीं देती कुछ। ये कहकर आपको उसका पूरा पूरा जवाब नहीं मिलेगा। बेटियों से जब आप बात करिए, जो मूल बिंदु है आज की समस्या में, जितनी बातें हुई हैं, किसी भी लेवल पर, चाहे वो बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, घर के अंदर हो, चाहे संस्था के अंदर हो, चाहे कार्यालय में हो, एक इनका मनोवैज्ञानिक पक्ष इतना कमजोर है, जिसको मैंने कहा कि भावनात्मक, इमोशनली ये इतना वीक है कि इनको बहुत आसानी से लोग मूर्ख बना देते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। बहुत आसानी से बेटियों को, नारी शक्ति को लोग उनके भावनात्मक शोषण करते हुए मूर्ख बनाने का प्रयास कर देते हैं। और ऐसा उसके लिए कहना जो नहीं कि तो मेरी प्रेमिका में लिख करो, उनको दीदी कह दीजिए तो वो समर्पित भाव से दूसरे अपने पड़ोसी का कार्य, अपने कली का कार्य करके निपटा के चल देते हैं। सशक्त हैं तो अपनी भावनाओं को भी सशक्त करने की आवश्यकता है। अगर भावनाएं प्रबल होंगी, हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकारों का संरक्षण स्वतः जब करेंगे तो कोई शोषण नहीं कर पाएगा। शोषण करने सरकार नहीं आ रही है, ये एकदम सही बात है। राज्य ने, संविधान ने, विधान ने
आपको अधिकार दिया हुआ है, खूब अधिकार दिया हुआ है। अभी किसी वक्ता ने कहा कि उत्तराधिकार में बेटी को अधिकार मिला लेकिन मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा भाई? वो तो हकदार है, सदायकी है, वो अधिकार ले तो प्राप्त करने का प्रयास तो करे, लेकिन उसको प्राप्त करने का कार्य ऐसे नहीं होगा कि वो तो पति के साथ बंबई और दिल्ली में मजा ले और उसके गांव की जमीन उसका भाई रखवाली करके उसकी पैदावार पहुंचा दे। आना पड़ेगा। अगर वो भाई अपने खेत को संभालने आ रहा है तो बेटी को भी अगर हक समझती है तो उस खेत पर आगे काम करना पड़ेगा। ये तय करना है आपको। लब बोलू आप इन बातों में एक बात कि आपके जितने अधिकार मिले हुए हैं, जो भी आपका कर्तव्य बनता है उसके सापेक्ष उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना होगा। कोई किसी को देगा क्या? हमें या किसी पुरुष समाज को किसी ने कुछ दिया है क्या? हमारा भाई हमको देता है क्या हमारे हक की जमीन? हमारे हक की जमीन की पैदावार दे देता है क्या? इतने वक्ता बोल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे बम्बई से हो, चाहे कहीं से हो। क्या उनको उनका बड़ा भाई, उनका छोटा भाई पहुंचाता है क्या? नहीं करेगा। जब सदायकी बन जाएंगे, संपत्ति में अधिकार पैदा होने के साथ जुड़ता है पैतृक संपत्ति में, तो पैतृक संबंधों में पैदा होने के साथ उन कर्तव्यों के निर्वहन का भी दायित्व तो आपके पास होता है। ऐसा नहीं होगा कि पिता बीमार हो तो वो भाई रक्षा करे, उनकी दवा कराए, उनका सब सुख सुविधा देखे, और जब वो मर जाए तो उनका क्रियाकर्म बीत जाए तो आप हक लेने के लिए खड़ी हो जाइए। ऐसा नहीं चलेगा। सदायिक हैं, कोपार्सनर है तो कोपार्सनर की तरह जन्म लेने से और मृत्यु तक उस संपत्ति से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम है, जो कि क्रियाकलाप है, करना होगा। और इसके लिए आवश्यक है जागरूकता। चाहे वो संस्थाएं करें, चाहे राजनीतिक दल करें, चाहे सामाजिक जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज की संस्थाएं हैं, ये करें। किसी न किसी को एक करना होगा। अब आप देखें कि संविधान ने संशोधन करके पंचायतों में महिलाओं के अधिकार को संरक्षित कर दिया, आरक्षित कर दिया, लेकिन 20 वर्ष तक महिला प्रधान हुई, लेकिन उसके बदले का कार्य प्रधान पति करता है। बहुत सारी जगहों पर प्रधान पुत्र करता है, मीटिंग करता है। फर्जी हस्ताक्षर प्रधान का, उसका पुत्र या उसका पति या उसका जेठ, जो भी घर का संपन्न है, सक्षम व्यक्ति है, वो उसके फर्जी हस्ताक्षर से चेकों का भुगतान तक करता है। चूंकि ये पंचायती राज की परंपरा है, ये केवल गांव में नहीं है, ब्लॉक प्रमुख भी वही हो गई, पंचायत अध्यक्ष भी वही हो गई, सबके साथ ये चल रहा है, तो कोई इस पर उंगली नहीं उठा रहा। और अधिकारी जिनको इसका क्रियान्वयन करना है, उनके अंदर दम नहीं है कि वो उसका विरोध कर सकें कि आप ऐसा क्यों करें। 15 अगस्त 26 जनवरी का झंडोत्तोलन तक प्रधानपति करता है, अधिकारियों से मीटिंग लेता है, धन का आवंटन कराता है, मनरेगा के मजदूरों का धन राशि वितरित करता है। ये 25 साल से ज्यादा 30-35 साल हो गए इस संशोधन को हुए। 25-30-35 सालों में महिलाएं ग्राम प्रधान बनी, पंचायत प्रमुख बनी, ब्लॉक प्रमुख बनी। वहां इन्होंने अपना क्या दिखाया, ऐसा प्रस्तुत किया? कुछ गिनी चुनी अपवाद स्वरूप। वो भी कौन? जो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिख कर लड़कियां आ गई, उनके मन में कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही, वो गांव में कुछ करने की या सेवा भाव रहा, वो गांव में करने को आई, वो कर रही हैं। आज आपके महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय राजकुमारी जी अगर प्राचार्य पद का दायित्व खुद न करें, उनके जगह पर उनके श्रीमान जी आकर करना शुरू कर दें, घर के अंदर सारा काम वो करें, उनका ऑफिस का काम वो करें, उनका भाषण वो लिखें, उनके सारे क्रियाकलापों को, उनकी चपरासियों को, क्लर्क को, उनकी हाजिरी वो लगाएं, तो आदरणीय राजकुमारी जी अपना कार्य कैसे करेंगी? यह संचालन कर रही हैं तब इसलिए कर पा रही हैं कि उन्होंने इसको सीखा है। लेकिन मुझे दुख होता है, मैं बहुत सारी संस्थाओं में की बात है
कि इसके लिए हमारे नारी शक्ति को जागरूक करना होगा। पहली और आखिरी अगर आवश्यकता है नारी सशक्तिकरण की तो उनकी जागरूकता। बहुत आदिकाल से एक फ्रेज चला रहा है जिसको लॉ में भी मैगजीन के रूप में बल दिया गया है, हु ही स्लीप्स ओवर हिज राइट लूजेस हिज राइट। जो सोवत है तो खोवत है। यहाँ मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि बहुत सारा अध्ययन मैंने किया, बहुत सारे क्षेत्रों में गया, लोगों में गया, देखा हूं, एम्पिरिकल स्टडी करके आप भी देख सकते हैं कि महिलाओं में इतनी सहिष्णुता और इतनी सहनशीलता होती है और कुछ हद तक वो मुझे ठीक भी लगता है, कहीं कहीं ठीक लगता है। ठीक इन द सेंस कि घर में बाप बेटे बेटी भाई बहन पति पत्नी में विवाद हो, अगर कभी कभार, रोज होता है तो नहीं कर सकता, और तुरंत उछल के मुकदमा करना शुरू कर दें तो परिवार भी टूटेगा। फिर आप उसी समस्या को कहेंगे कि परिवारों के टूटने के क्या कारण है, इनका संवैधानिक संरक्षण क्यों नहीं हो पा रहा है। परिवार टूटेंगे तो मित्रों इस पर ध्यान दीजिए कि तब विकृतियां कितनी आएंगी। अभी तो एक छोटा सा विवाद हो रहा है, मारपीट घटना हो जाती है और उसका समाधान भी हो जाता है, तभी वो विवाद आगे नहीं बढ़ता। अन्यथा अगर बढ़ता है तो जाता है, थाने तक जाता है, पुलिस तक जाता है, कोर्ट तक जाता है और तलाक भी हो जाता है, जो कहीं से भी सम्मानजनक नहीं है, कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज का कोई अंग नहीं माना जाता कि विवाद हो, विवाद तलाक पे चला जाए। न वो हिंदू लॉ में कहा गया, न इस्लाम में, मुस्लिम लॉ में कहा गया। किसी लॉ में कोई लॉ ऐसा परमिट नहीं करता, नहीं चाहता कि विवाद हो, विवाद होने के बाद परिवार टूट जाए। लेकिन विवाद होने की स्थिति में भावनात्मक सहिष्णुता को भी अपने कंट्रोल में लेना होगा, नारियों को प्रतिवाद करना होगा। अगर घर में घरेलू हिंसा हो रही है तो प्रतिवाद करना होगा, नहीं लड़िए, आप गांधीवादी तरीके से आइए, आप मौन हो जाइए, मत बोलिए, मत बात करिए, एक टाइम दो टाइम मत बात करिए, एक दो टाइम अनशन करिए, बदलेगा स्वरूप। अगर सभ्य परिवार है, थोड़ा सा भी सभ्यता है, पढ़ा लिखा थोड़ा सा भी गुण है, तो वहां चीजें हो रही हैं, मुझे संज्ञान में आ रही हैं। बहुत अच्छी जगहों पर नहीं होती हैं लेकिन हो रही हैं, ऐसा सुनने में भी आया है, लेकिन वो बड़ा नेग्लिजिबल है। जितना बताया गया 3 लाख का आंकड़ा, 136 करोड़ की आबादी में अगर 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख हिंसाएं होती हैं तो एक तरह से वो नगण्य भी है। लेकिन ये भी है कि सूचना का अभाव है, वो नहीं है, उसे ज्यादा भी हो सकता है। हमको अपने सोशल सेटअप को इस तरह बनाना पड़ेगा, हमको अपने एजुकेशनल सिस्टम को इस तरह बनाना पड़ेगा। राज्य यहाँ आता है, फ्री एजुकेशन की बात है, लड़कियों के लिए फ्री ट्रेवल की बात भी करती है सरकार, सब कुछ होता है, लेकिन फिर वो रिजल्ट तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा है? इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? मित्रों, अपनी एक दो बात से बात समाप्त करूंगा, क्योंकि जैसा कि मैडम ने मुझे बताया था उससे भी समय सीमा काफी आगे जा चुकी है। हम सब लोग लॉर्ड मैकाले को गाली देते हैं, बहुत शौक से गाली देते हैं। 100-150 साल पहले जो बात किया, आज तक उसका इम्पैक्ट है, उसके बाद भी गाली सुन रहा है। आज तक हम सब कुछ करके 70 सालों में उसको बदल नहीं पाए, फिर भी गाली दे रहे हैं। लेकिन उसको, हमको लगता है कि बहुत जगहों पर ठीक से पढ़ने का प्रयास नहीं किया गया। लॉर्ड मैकाले की संरचना है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और पिछले लगभग 25-30 सालों से मैं सुनता रहा हूं कि यूजीसी की कोई आवश्यकता नहीं, खत्म कर दिया जाए। ये खत्म नहीं हो रहा है। उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी की संरचना और ग्रांट कमीशन बनाने के पीछे जो लक्ष्य रखा था, मित्रों आप सब लोग रिपोर्ट जाकर पढ़ लिए मैकाले कमेटी की, जिसमें सेबिनी भी आए हुए थे उनके साथ साथ, जो जूरिस्प्रूडेंस के लोग हैं वो भी जानते होंगे। मैकाले ने कहा था कि हम जो इंस्टीट्यूशन बनाएंगे ये यूनिवर्सिटी लेवल का, उन इंस्टीट्यूशंस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि सोशल साइंसेज के जो भी विषय हैं, उस विषय से संबंधित शोध उस सराउंडिंग में, विश्वविद्यालय के सराउंडिंग में, गांव में किए जाएंगे। मैं इसको स्पष्ट करता हूं क्या, कि समाज शास्त्र के लोगों का दायित्व था कि वह अपने विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अंदर आने वाले गांव में एक एक डिसर्टेशन लोगों को भेजकर कराते कि वहां पर महिलाओं की, बच्चों की, पुरुषों की सामाजिक स्थिति क्या है। विधि के लोगों की जिम्मेदारी थी कि उन गांव में विवाद के मूल कारण क्या है, अर्थ
अर्थशास्त्र के लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो आर्थिक सर्वेक्षण उन गांवों का करते, और इन रिपोर्ट्स को भेजकर तब मैकाले ने कहा था कि वो रिपोर्ट जो आएगी उसको ग्रांट कमीशन के चेयरमैन के सामने उस पर डिस्कशन होगा और तदनुरूप उन कमियों को दूर करने के लिए नियम कानून बनाकर उन गांवों का विकास किया जाएगा। क्योंकि एक बात और ध्यान में आप रख के चलिए कि 1836 में अंग्रेज ये नहीं सोच के चले थे कि हमको भारत छोड़ के जाना है। वो भारत को अपना देश, अपना हुकूमत बना के रहने वाले थे। उनकी जो भी योजनाएं थी वो भारत को अपना मान के चल रही थी। आपको गुलाम के तौर पर देख रहे थे भले, लेकिन आपका उपयोग करके वो अपनी संपदा, प्रॉपर्टी, अपनी जागीर मानकर इसका विकास करके अपने को संपन्न करना चाहते थे। उनकी ये सोच थी। आज तक यूजीसी का एक भी पत्र इस तरह का मेरे पास नहीं आया कम से कम, जिसमें ये कहा जाता हो कि आप अपने छात्रों से अपने गांव के, अपने विश्वविद्यालय के सराउंडिंग में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, या हमारे पास 5 जिले हमारे एफिलिएटेड, आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ये 5-7 जिलों के महाविद्यालय एफिलिएटेड है। ये कभी नहीं कहा गया कि वैधानिक स्थिति की गांव के अंदर वैधानिक स्थिति का अध्ययन कराइए और उन पर कुछ कंक्रीट रिजल्ट के साथ साथ हम लोगों को सुझाव दीजिए कि यूजीसी और सरकार उसको नियंत्रित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए योजनाएं बना सके। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न है, बृहद प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान आप खोजें मित्रों, तो आपको न तो घरेलू हिंसा के समाधान खोजने की आवश्यकता पड़ेगी, न भारत के समग्र विकास के बारे में चिंता करने की आवश्यकता पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ आप सबने मुझे आमंत्रित किया। मैं अपने प्रिय डॉक्टर सिंगी ऋषि का आभार व्यक्त करता हूं, बाबूलाल तिवारी जी का आभार व्यक्त करता हूं, मैडम राजकुमारी जी ने भी मुझे अवसर दिया, मुझे सम्मानित किया इस वेबिनार में बुलाकर, और धैर्य से जिन श्रोताओं ने मुझे सुना, उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने बहुत सही बात कही है। किताबें तो बहुत से लोगों ने पढ़ा है, पर वास्तविक रूप में जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। और जैसा आपने कहा कि अगर गांव के लेवल पर उनका सर्वे हो कि ये सारे कानून वहां पर कितने लागू होते हैं, तो वाकई जो डाटा आएंगे वो बहुत ज्यादा चिंताजनक होंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर किशोरी लाल जी को, एसोसिएट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। जी सर। अभिनंदन करता हूँ। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, डॉक्टर श्रृंगी ऋषि जी एंड डॉक्टर राजकुमारी जी और डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, कि आपने मुझे आज ये शो अवसर दिया और इस विषय पर हम कुछ अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि शायद इस समय के साथ में सार्थक होंगे। जहां तक महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के विषय में विधि का प्रश्न है कि महिलाओं का क्यों घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं, या उनके साथ क्यों क्रुअल्टी एंड डाउरी किलिंग हो रही है, क्यों ये जो वीमेंस लेबर्स हैं उनके साथ में क्यों अत्याचार हो रहे हैं, या उनसे जो संबंधित इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस है, या अब्डक्शंस या इन्फेंट साइड है, ये क्यों हो रहा है, उस पर मैं अपने कुछ विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं। नेपोलियन ने कहा था कि यू प्रोवाइड मी गुड मदर, आई विल प्रोवाइड यू गुड नेशन। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बच्चे की प्रथम गुरु महिला ही होती है, माता ही होती है। इसलिए आज इस मातृ शक्ति को सत सत नमन करता हूं, क्योंकि बिना इस शक्ति के किसी का भी विकास नहीं हो सकता है और ना ही किसी को ज्ञान मिल सकता है। क्योंकि अभिमन्यु जैसे व्यक्ति को गर्भ से ज्ञान मिला, वो माता का ही प्रताप था जिसने गर्भ में ज्ञान दिया, और आज हम उस बात को भूल गए हैं
कि जो बाह्य शिक्षा है, बाह्य शिक्षा का आडंबर है, हम इससे शिक्षित कर लेंगे, वास्तव में ऐसा नहीं है। हमें अपनी विलुप्त जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत विलुप्त हो गई है, हमें उसे फिर से सृजित करना होगा और उसे जीवित करना होगा। वास्तव में माता का स्थान, स्त्री का स्थान सर्वोपरि है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयस। और जब हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं। तो यहां पर जिन लोगों ने पैट्रियार्की सिस्टम या पितृसत्तात्मक को ला दिया और जिन लोगों ने इसका अनुकरण किया, जिन लोगों ने इसका समर्थन किया, आज जो समाज में कमियां हैं, केवल और केवल पितृसत्तात्मक जो सिस्टम है उसको समर्थन देने के कारण या उसको लागू करने के कारण है। क्योंकि इस पितृसत्तात्मक सत्ता के कारण ना तो स्त्रियों का समुचित विकास हो सका, और जब महिलाओं का समुचित विकास नहीं हुआ तो जो आने वाली जनरेशन है वो उससे वंचित रह गई। हमारी आज अर्थव्यवस्था, हमारी आज शिक्षा की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक समरसता क्यों बिगड़ी हुई है? क्योंकि आज की आधुनिक जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है, माननीय मैकाले के द्वारा ये दी गई है, लेकिन मैकाले के द्वारा जो शिक्षा पद्धति ये हमारे ऊपर लागू की गई, ये जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उस पर ये पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं है। वास्तव में हमारे यहाँ शिक्षा पर महत्व कम था, हमारे यहाँ संस्कारों पर महत्व अधिक था, और वो संस्कार हमें गर्व से प्राप्त होते थे, और वो संस्कार हमारे जीवन में जो 16 संस्कार कहे जाते हैं हिंदू धर्म में, वही एक शिक्षा के सोपान थे। और इन संस्कारों के द्वारा व्यक्ति समय समय पर शिक्षित होता रहता था, उसे ज्ञान मिलता रहता था, जिससे वो एक श्रेष्ठ नागरिक बनता था। और जब श्रेष्ठ नागरिक बनते थे तो एक श्रेष्ठ समाज और श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता था। वास्तव में जो हमारी अर्थव्यवस्था आज चरमराई हुई है, इसका कारण क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था और जो महिला शक्ति है, महिला कार्य बल है, दोनों का एक बहुत ही क्लोज रिलेशंस है। आप देख रहे हैं कि हमारे 50% यानी आधी जनरेशन महिलाओं की है और आधी पुरुषों की है, और सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हम उस योगदान को हम उन्हें देने से और लेने से उन्हें वंचित कर रहे हैं। यदि हम महिला शक्ति को अच्छी तरीके से समरसता है, बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी। एक दार्शनिक विद्वान जेनर फाकमैन थे, जिन्होंने ये अध्ययन किया और उस शोध के द्वारा ये निकाला था कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो दक्षता का प्रतिशत होता है वो महिलाओं का 16 होता है और पुरुषों का 12। यानी क्योंकि महिला अपने आप में एक ऐसी शक्ति संजोए रहती है, उसके अंदर एक ऐसी अभूतपूर्व क्षमता होती है, जब उसे अवसर मिलता है तो उसका वो अच्छी तरीके समुचित इनको समुचित सुअवसर प्रदान करें, इनका समुचित रूप से सदुपयोग करें, तो ये राष्ट्र को भी बदल सकते हैं और राष्ट्र
कई राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर इन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया कि वो राष्ट्र आज अग्रणी श्रेणी में खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ क्योंकि हमने अपनी संस्कृत को भुला दिया, हमारे यहाँ कहते थे यत्र नार्यस्त पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। अब हम उसको भूल गए हैं और भूल करके तरह तरह के कानून होने के बाद भी हम महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर हिंसा कर रहे हैं और उसका एक जो कुपरिणाम सामने आ रहा है समाज के सामने कि समाज विकृत होता चला जा रहा है और कानून बना करके हम उसे ठीक करना चाहते हैं, जो कि कानून के द्वारा संभव नहीं है। कानून के द्वारा संभव नहीं है। ये संभव तभी है जब हम परिवार की मूल इकाई यानी महिला को हम सम्मान दें, उसको संस्कारित करें और उसके द्वारा जब हमारे बच्चे संस्कारित होंगे तो स्वतः ही समाज, राष्ट्र, परिवार संस्कारित हो जाएगा और उत्कृष्टता को प्राप्त करेगा। हमारे संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत इक्वलिटी की बात की गई है कि हम उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये इक्वलिटी एक रूपता नहीं है, ये भावनात्मक है कि हम उसे भावनात्मक रूप से भी उसे समतुल्य समझें और उसे समतुल्यता के अवसर, समान अवसर और हर जगह पर उसे अपने कौशल को प्रदर्शन करने के लिए समुचित उसे अवसर प्रदान करेंगे, तब हमें अपने समाज, हमें अपने राष्ट्र को उनके योगदान का पता चलेगा कि वास्तव में महिलाओं ने क्या किया। परिवार या महिला को विधि बना करके कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है। परिवार और समाज केवल और केवल एक संस्कार के द्वारा सुधारा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं कि वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज। और मॉरल वैल्यूज कानून के द्वारा नहीं हो सकती हैं। मॉरल वैल्यूज स्वतः उत्पन्न होती हैं और वो स्वतः उत्पन्न करने के लिए माँ के गर्भ से ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें महिलाओं को प्राथमिकता देना है, महिलाओं को संस्कारित करना है। हम केवल यदि एक महिला को संस्कारित कर देंगे तो एक महिला कितने ऐसे चिरागों को जला देगी कि वो अपने आप संस्कारित हो जाएंगे। हमारा अभी समय ओवर तो नहीं हुआ भाई? हेलो हेलो, जी सर। अच्छा चल रहा है? जी जी चल रहा है। अच्छा अच्छा, हमने सोचा क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गए क्या? नहीं नहीं। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि जो कानूनविद हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि कानूनों पर अधिक जोर ना दे करके समाज की मॉरलिटी, समाज की नैतिकता पर ध्यान दें और नैतिकता से ही जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं उनसे उन पर अंकुश लगेगा। कानून बनाने से अंकुश नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जब महिलाएं अपने आप में सजग हो जाएंगी, उनकी नैतिक स्तर इतना उत्कृष्ट हो जाएगा तो एक महिला दूसरी महिला के लिए ऐसा कार्य करने के लिए कदापि तैयार नहीं होगी कि उसका शोषण किया जाए या उसके साथ हिंसा की जाए। क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि महिलाएं ही महिलाओं का शोषण, महिलाएं ही महिलाओं के लिए अत्याचार करने का रास्ता खोलती हैं या उनके द्वारा अत्याचार होता है। क्योंकि कभी भी जो कुल्हाड़ी है, जो समाज का पुरुष वर्ग है, अकेले अत्याचार नहीं कर सकता महिलाओं पर, जब तक कि कोई ना कोई परिवार की महिला
उन पुरुषों के साथ में शामिल ना हो जाए और शामिल होकर के तब अन्य महिलाओं के ऊपर अत्याचार कराता, उनके साथ में सहयोग करती है। यदि वो महिलाओं का सहयोग रुक जाएगा तो निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार भी रुक जाएंगी। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं को अच्छे सुअवसर दिए जाएं, क्योंकि महिलाओं के अंदर एक अभूतपूर्व क्षमता होती है। जैसे उनके अंदर एक आत्मीयता होती है, आत्मविश्वास से लबालब परिपूर्ण होती हैं, उनके अंदर अखंडता रहती है, उनके अंदर ईमानदारी रहती है पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा, और उनके अंदर सहानुभूत तथा सहज स्वभाव भी रहता है। इस तरीके से यदि महिलाओं को हम अवसर प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से हमें राष्ट्र और समाज के लिए एक शक्तिशाली नेतृत्व प्राप्त होगा, और उस नेतृत्व में हमें राष्ट्र की उत्कृष्टता और राष्ट्र की महानता पर हम पहुंचेंगे। वास्तव में कानून बना करके किसी प्रकार का ना तो महिलाओं के प्रति शोषण या हिंसा को रोका जा सकता है, कुछ अंकुश तो लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से हमारा जो मानना है कि परिवार से ही ऐसे संस्कारित किए जाएं बच्चे, ऐसे संस्कारित किए जाएं महिलाएं, ऐसे संस्कारित किए जाएं बच्चे, जब वो पति पत्नी या उसके आगे की सीढ़ी पर आते हैं तो वो अपने बच्चों को ये मोरल एजुकेशन कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और इस तरीके से हमें एक अच्छे समाज की नींव पड़ेगी, अच्छा समाज हमें मिलेगा। और कानून के द्वारा ये संभव नहीं है, क्योंकि जब एक कानून बनता है तो दूसरा कानून उसके लिए काट के लिए तैयार हो जाता है। अब डाउरी डेथ का कानून बना, डाउरी डेथ में ऐसा भी हुआ कि उसके कई ऐसे परिणाम आए जो कि वास्तव में इनोसेंट लोग उसमें पनिश कर दिए गए। ठीक इसी प्रकार से SC/ST कानून बनाया गया, SC/ST कानून का भी दुरुपयोग हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि कानून तो बना देते हैं, कानून बन भी जाता है, लेकिन हम उसको सच्चे मन से जब तक उपयोग नहीं करेंगे, और उपयोगिता तभी अच्छी तरीके से हो सकती है जब हमारे अंदर मोरल वैल्यूज होंगी, और इन मोरल वैल्यूज की खेती कहाँ होगी? समाज में। कहाँ होगी? परिवार में। कहाँ होगी? माता के गर्भ में। हमें इन चीजों को ही प्रोत्साहन देना चाहिए यदि हम अच्छा राष्ट्र, अच्छा समाज बनाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब आप लोगों को धन्यवाद प्रेषित करता हूं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। हेलो जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मूल्यवान शब्दों में बहुत छोटे से समय में अपनी बात कही। इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब मैं डॉक्टर दिनेश बाबू गौतम, प्राचार्य जय बुंदेलखंड कॉलेज ऑफ लॉ, पनारी, ललितपुर को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे इस एक दिवसीय सत्र में आए हुए सभी विद्वतजनों का, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर NK थापक जी का, विशिष्ट अतिथि सुमिता मिश्रा जी का, और प्रथम सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी का, मुख्य वक्ता डॉक्टर पल्लवी गुप्ता का, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे, और दूसरे सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर श्वेता संघ, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर सतीश चंद्रा, और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रोफेसर चतुर्भुज नाथ तिवारी जी और डॉक्टर किशोरी लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अब डॉक्टर दिनेश बाबू गौतम को औपचारिक रूप से उनका आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर दिनेश बाबू गौतम जी।
Good evening, all the respective dignitaries. Today we are celebrate the occasion of international webinar organized by Dr. B.R. Ambedkar Law College, Girwa, Banda. This college is a to Bundelkhand University. Bundelkhand University is #1 university in the state of UP. So I proud of you an opportunity provided by the management or the administration staff. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorial occasion. Let me first of all start by giving a glorious of the ambiguity God for making the today the meeting fully complete. All the respective dignitaries like respective Professor N.K. Thapak ji, Vice Chancellor LNCT University Bhopal, Pradesh. Really, he is a deliverer of the good speech related to some points, status of women, political, social, reservation for women, constitution, some provisions point out, and economical empowerment, historical perspective, or national women or also Indian Penal Code provisions, rights, or Indian Evidence Act and CRPC and other very popular case point out Ramjan case and Mahabharat case. So really very good speech or point out to the Rama Shankar case also. So this is a very powerful or excellent speech provided by Professor N.K. Gautam. Thank you on behalf of Dr. B.R. Law College, Girwa, Wanda. Secondly, second speaker, very good speech, the Miss Smita Mishra, the finance manager, the wonderful speech provided all the audience, the legal system, contemporary law, the daughter's right, the married daughters, the married women, Muslim law, or personal properties. So very important point, the point out to Mrs. Smita Mishra ji, the very important knowledge or speech. So special thank on behalf of Dr. B.R. Ambedkar Law College, Girwa. The third, Dr. B.L. Tiwari ji, so special thank you, provide this golden opportunity for the all participants, all the guests, the organizing the international webinar. So the valuable times and money provided some things. After speech, the special thanks Professor Pallavi Gupta, Principal, James Locke, Noida. Professor Pallavi Gupta really is a renowned professor in the state of UP. Human rights, fundamental rights, all the article 14, 15, 16 under the Indian Constitution, the beneficial of the speech, some point the International Women's Day. So International Women's Day celebrated the whole of the world. So what is the achieved related to the Indian women's, the Domestic Violence Act also point out against the human rights, domestic relations, living relation also point out, or widow, married, and under 3, some points also point out to physical and sexual relations. National Women Commissions point out the domestic sale or family court or women's sale. The special thank Professor Pallavi Gupta on behalf of Dr. B.R. Ambedkar Law College, Girwa. The another special guest, Dr. Satish Chandra Pandey, Associate Professor, Department of Law, Lucknow University, Lucknow. Really, Mr. Pandey ji, I know personally is a good speaker. Professor Pandey, they point out to the some points related to the our Rani Lakshmi Bai. And another Dr. B.R. Ambedkar, really good work for women. The whole of the Constitution
the whole of the world or whole of the India, all the people point out to Dr. B.R. Ambedkar what the contribution for women. So gender discrimination, another very good name, Mahatma Gandhi ji. Mahatma Gandhi ji also the favor of the empowerment of women, also point out name of the very important name, first Prime Minister Jawaharlal Nehru. So 1924, all the empowerment women related to improve the Pandit Jawaharlal Nehru. Another name of the Raja Ram Mohan Rai out to the very important things of women, freedom through the living, the making responsible of the women. So this is also very great speech, wonderful speech. Dr. Satish Chand Pandey ji, special thank on behalf of Dr. B.R. Ambedkar, Law College, Girwa, Bada. The another speaker, the very important speakers, the Miss Mithuji. Mithuji, not Indian woman, she is relating to the Vietnam. So very good speech. First of all, हिंदी लैंग्वेज में उन्होंने स्पीच दिया, वो बहुत ही अप्रिशिएट था. नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग द वुमेन ऑफ द सोशल, both are equal, the male and female. So male and female are equal regarding the girls, the discrimination of the child birth. So child birth also point out the India, the criticized to the Vietnam persons. So this is the really good speech. I on behalf of the special thank on behalf of Dr. B.R. Ambedkar Law College, Girwa. The another speakers, the very good speaker in the research scholar also, the Manisha, maybe Manisha Mishra or the another name Trivedi, Manisha Trivedi also. So she is a really point out the 10 legal rights. 10 legal rights are very beautiful, point out to the curiosity of the regarding the women's, the giving of the wonderful speech. The also point out the section 304 or the 40% pornography or human etas or 71% women, daughters and workers. Also point out to the some very important cases laws. The or also the women's labor or Haryana sexual ratio. So this is the very great speech. So a special thank, I love the two words, the Buddha or Sita. So I love, thank you very much, a special Miss Manisha Trivedi. So Manisha Trivedi really point out to the draw the one question, the Buddha and Sita. So another speaker, Dr. Tara Shankar ji. Dr. Tara Shankar ji point out some very special thanks. The another speaker, Silpi Chaudhary, the domestic violence suggestions or persons, both and the girls and boys and also male and females, the very valuable information provided to the all the audience. So all thank you very much, Silpi Chaudhary ji. And another बंद हो जाएगा. Yes. थोड़ा जल्दी. हाँ, yes. Dr. B.L. Tiwari also point out to the on behalf of the Dr. B.R. Ambedkar Girwa Law College also so many points. The Ram Charitmanas और देवी वाला कौन है और इसके बाद नारी नर की भारी पर और इसमें कई ऐसे for examples the point out to the related to these occasions. The another speaker, the very important speakers, the Dr. Satish Chandra ji, the professor of law, the Gautam Buddha University, Greater Noida. So key of family members. This is the very good important points. The world without women. So how can possible? So the weaker sections on the rights of women are very important points. So the whole of the world, they appreciate to the 5 generation. So 5 generation point out to Mr. Satish Chandra ji also. Thank you or a special thank for provide the good speech on behalf of Dr. B.R. Ambedkar Law College, Girwa. The another
speaker Dr. Tarachan. Sorry, that time not point out to the so many points that related to the Mr. Tarachan ji. Tarachan ji also point out to the some data, the demo domestic violence. The Draupadi also point out to the some points, the 35 and 40%, 32%. All the Devnagaris or con the 40%, 10%, and 33%. Or so many economical or national women commissions, or they be domestic violence act 2005 civil and remedies, or 1983 the criminal liabilities, or also point out to the Indian Penal Code some sections related to the women's or related to the female persons. The another good speaker, the Sweta Sangh, Advocate Supreme Court of India, point out to the Domestic Violence Act, National Women Commission, domestic violence, and another the right to legal aid or false obligation of the PINCA or zero FIR. So very good information provide to the audience, zero information, and also the right to free legal aid. So the all the women's, the litigations related to the right to free legal aid provide to the Indian government. So this is the very good information. The another speaker, the Dr. Siddharth Kumar, Assistant Professor, Swami Vivekanand Law College, Prem Nagar, Jhansi. So also 2 points: the right to equal, all the discrimination capable, the related to the women, all the respect. So respectable women, the whole of the India and whole of the world. So respect to the women fraternity. The another speaker, the Ashutosh Dwivedi, the research scholar, also point out some rape cases or other valuable speech. The another last speaker is the last and second last, the Professor C.N. Tiwari, the Department of Law, the ex-professor, the Mahatma Gandhi University, Banaras. So protection of the women, social, family, feelings, roti or beti. So someone the value, the very important 50% toppers, also discuss to the male members 100% contribution of the for female. So this is also very important point, 100% reliable, 100% contributed for the male members. The another point out to the internationally weak, the powerful feelings, the status or punching the or very important point, the UGC. So Lord Macaulay report the Savingini as social change and village level research. Also, this is a very good contribution on behalf of Dr. B.R. Ambedkar Law College, Girma. So thank you, special Professor Tiwari ji. Another point, the Dr. Kishori Lal ji. Dr. Kishori Lal ji, he is a good speaker, really provided the good speech, eminent professors. So the point out some historical aspects, the good mother, good nation. Without good mother, nation does not complete. So another the point out some education systems, the 12% or the 16% golden opportunity provided to the for women for the women, and self-confidence, honesty, dedication, and other memorable, valuable law made or law field. So this is the also very important point. We point out to Professor Kishori Lal ji. Thank you on behalf of the Dr. B.R. Ambedkar College, Girma. The on behalf of the thank you very much the all the audience, all the not pronouncement the name of the particular persons. So I am extremely sorry. The another all the relevant, all the organizing committee member, the principal Dr. Ravi Prakash Rishi ji, special thank, or Dr. Rajkumari Dubey ji, special thank. All the management, thank Dr. Babulal Tiwari ji, special thank, provide very good information, very beautifully, successfully complete international webinar, highly obliged, grateful, provide this opportunity, speak some few words related to the women in India and overview. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू डॉक्टर दिनेश बाबू गौतम जी, आपने हमारे विद्वानजनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। लेकिन एक बार मैं पुनः सभी विद्युत जनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और जो भी हमारे विद्युत जनों ने हम लोगों को बताया है उसको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करती हूँ। और अभी मैं अपने सभी सहयोगियों की तरफ से
सभी विद्वज्जनों का आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं अपनी मीटिंग का समापन राष्ट्रगान के साथ करना चाहती हूँ। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मा